हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। केस क्रॉप नकदी फसलों की अपन क्लास लेके आए, जो क्वेश्चन शेष रह गए थे। 2 दिन जो नेटवर्क प्रॉब्लम थी उसके कारण क्लास नहीं हो पाई। आज बिल्कुल नेटवर्क प्रॉपर है। आज आपको लिंक भी प्राप्त हो गया है सभी को क्लास का, तो फटाफट से आप सभी बच्चों को शेयर कर दे, सभी बच्चे जुड़ जाए। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मन्नाराम, ललित ऑफिशियल, ललित, रितेश, पूजा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अमित शाह, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देवेंद्र। तो फटाफट से आप क्लास शुरू करते हैं। आज जो क्लास है वो 41 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नकदी फसलों के 40 क्वेश्चन अपन ने पढ़ चुके हैं। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से नोबल केन है। आपको यहाँ पर नोबल केन बताना है कौन सा है। सेकेरम बारबेरी है, या सेकेरम स्पॉन्टेनियम है, या सेकेरम रोबस्टम है, या सेकेरम ओपिसिनेरम। कौन सा नोबल केन है आपको इनमें से बताना है। सेकेरम बारबेरी, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम ओपिसिनेरम। बनाराम का ए जवाब है सेकेरम बारबेरी। अमित शाह का डी जवाब है सेकेरम ओपिसिनेरम। पूजा का भी डी जवाब है सेकेरम ओपिसिनेरम। रितेश सेकेरम ओपिसिनेरम। देवेंद्र सेकेरम ओपिसिनेरम। विकास का भी सेकेरम ओपिसिनेरम। तो बहुत अच्छा। इसका आंसर भी क्या है, सेकेरम ओपिसिनेरम। इसका आंसर भी क्या है, सेकेरम ओपिसिनेरम। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है। गन्ना है, गन्ना का पादप है, वो कैसा है। C3 पादप है, या C4 है, या केम प्लांट है, या सभी है। गन्ना का पादप कैसा है, C3, C4, केम या सभी। कैसा पादप है गन्ना, C3, C4, केम या सभी। वेरी गुड। बी जवाब बता रहे हैं, C4 पादप बता रहे हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, C4। आंसर क्या हो जाएगा इसका, C4। आंसर क्या हो जाएगा इसका, C4 आंसर हो जाएगा। क्या नहीं करना, C4 पादप है। साथ ही नोट कर ले, इंटरमीडिएट डे प्लांट है। कैसा पादप है, इंटरमीडिएट डे प्लांट है। यानी प्रकाश पुष्पन क्रिया के लिए निश्चित प्रकाश अवधि 12 से 14 घंटे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। गन्ना की मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स बतानी है आपको। मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी है गन्ने की। क्या गन्ने की मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज है, या सुक्रोज है, या लैक्टोज है, या फ्रैक्टोज है। कौन सी है गन्ने की मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स। आपको मैंने पिछले क्लास में बताई थी कि गन्ने में मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी होती है। ध्यान से सुना है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो गन्ने की मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स होती है सुक्रोज। कौन सी होती है, सुक्रोज। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब है सुक्रोज। सुक्रोज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला 44 नंबर का क्वेश्चन। सुगरकेन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। सुगरकेन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। संस्कृत से, लैटिन से, अरबी से, फ्रेंच से। किससे हुई है, संस्कृत से, लैटिन, अरबी, फ्रेंच। सुगरकेन शब्द की उत्पत्ति बतानी है आपको। कौन सी भाषा से हुई है, संस्कृत, लैटिन, अरबी या फ्रेंच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, जो सुगरकेन शब्द है वो संस्कृत भाषा से बना है। कौन सी भाषा से बना है, संस्कृत भाषा से बना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। सबसे ज्यादा चीनी की मिलें कहां पर स्थित है भारत में। सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे ज्यादा जो चीनी मिले हैं वो है महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। सभी का सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे 46 नंबर का क्वेश्चन है। कपास की खल में गोसीपोल, गोसीपोल एक विषैला तत्व होता है जो कपास की खल में पाया जाता है। उसको दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं उसकी खल में।
आपको बता दें कपास का जो दाना होता है, बीज होता है, जिसको बिनोला कहते हैं, वो भी पशुओं को खिलाने के लिए काम में लिया जाता है। तो उसको तो उबाल कर खिलाने से गोसीपोल की विषाक्तता नष्ट हो जाती है, लेकिन खल को बिना उबाले खिलाते हैं। लेकिन उसमें गोसीपोल के जहरीलापन को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? आयरन सल्फेट मिलाते हैं, या जिंक सल्फेट, या अफ्लाटोक्सिन, या ग्लाइफोसेन। क्या मिलाते हैं कपास की खल में गोसीपोल के जहरीलेपन को दूर करने के लिए? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? आयरन सल्फेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? आयरन सल्फेट। अफ्लाटोक्सिन मूंगफली में विषैला तत्व होता है जो अधिक नमी पर भंडारित करने से एस्परजिलस फ्लेवस कवक से लगता है। एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक से लगता है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है 47 नंबर का, आलू में पचेती झुलसा का रोग कारक बताना है आपको। आलू में पचेती झुलसा का रोग कारक क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, या इरिसाइपी पोलिगोनी। सारे कवक है, फंजाई है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, लेट ब्लाइट और पोटैटो बताना है आपको, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, या इरिसाइपी पोलिगोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस भी जवाब इसका सही है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। अर्ली ब्लाइट का ये होता है अगेती झुलसा का अल्टरनेरिया सोलेनाई। अर्ली ब्लाइट का क्या होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है। साथ ही आपको बता दें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है वो उकटा का होता है, विल्ट का होता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू छात्या का होता है। पाउडरी मिल्ड्यू छात्या का होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो है वो भारत में हाईएस्ट हानि पहुंचाता है सबसे ज्यादा। अगर पोटैटो की फसल में दोनों अगर ब्लाइट की बात करें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस यानी लेट ब्लाइट से सबसे ज्यादा नुकसान होता है भारत में। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, सुगर केन विजार्ड के नाम से किसको जाना जाता है? शुगर केन विजार्ड के नाम से किसको जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, एनी बोर्लो को, टी.एस. वेंकटरमन को, और सी.ए. बार्बर को। शुगर केन विजार्ड के नाम से किसको जानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, एनी बोरलॉग, टी.एस. वेंकटरमन और सी.ए. बार्बर। किसको जाना जाता है शुगर केन विजार्ड के नाम से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शुगर केन विजार्ड के नाम से किसको जाना जाता है बताना है आपको। यहाँ पर शुगर केन विजार्ड के नाम से जो जानते हैं वो जानते हैं टी.एस. वेंकटरमन को। किसको जानते हैं? टी.एस. वेंकटरमन को। सी इसका सही जवाब है, टी.एस. वेंकटरमन इसका सही जवाब है। टी.एस. वेंकटरमन को शुगर केन विजार्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शुगर केन विजार्ड के नाम से जानते हैं। किसको? टी.एस. वेंकटरमन को, जिसने सेकेरम ओपिसिनेरम का विकास किया था, सेकेरम रोबस्टम और सेकेरम बारबेरी के संकरण से। नेक्स्ट अपन आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूरिंग प्रोसेस किसमें करते हैं? क्यूरिंग की क्रिया किसमें करते हैं? गन्ना में करते हैं, या फिर आलू में करते हैं, तंबाकू में, या धान में? क्यूरिंग प्रोसेस बतानी है किसमें मुख्यतः की जाती है? मेन किसकी प्रोसेस है? गन्ना, आलू, तंबाकू या धान? गन्ना, आलू, तंबाकू या धान, किसकी प्रोसेस है क्यूरिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूरिंग जो प्रोसेस है वो है तंबाकू की। किसकी प्रोसेस है? तंबाकू की प्रोसेस है। तंबाकू की पत्तियों को नियंत्रित ढंग से सुखाना क्यूरिंग कहलाता है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का, कपास में काली भुजा रोग का रोग कारक बताना है। कपास में काली भुजा रोग का रोग कारण क्या है? रोग कारक क्या है? जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा या एफिड? आपको सही जवाब बताना है जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा या एफिड। एंगुलर लीफ स्पॉट काली भुजा जो डिजीज होता है कपास में, उसका आपको बताना है कि किससे होता है? जीवाणु से, कवक से, माइकोप्लाज्मा से या फिर एफिड से। तो इसका सही जवाब है वो है जीवाणु। क्या है? जीवाणु इसका सही जवाब है। जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। इसके जीवाणु का नाम बताया आप, क्या नाम है? जेंथोमोनास
मालवेसियरम, ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम। ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का। शुगर व स्टार्च के स्थानांतरण के लिए आवश्यक आपको एलिमेंट्स बताना है, तत्व बताना है। कौन सा तत्व है जो शुगर और ट्रांस स्टार्च के स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए आवश्यक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या जिंक? कौन सा ऐसा तत्व है जो शुगर व स्टार्च के स्थानांतरण हेतु आवश्यक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या जिंक? तो सभी बच्चों को इसका पता है कि पोटेशियम होता है, वो शुगर यानी शर्करा और स्टार्च के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम इसका सही आंसर आएगा। क्या आएगा? पोटेशियम इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 51 नंबर का क्वेश्चन। गन्ना, भारत में गन्ने की सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी बतानी है। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता आप जानते होंगे, प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता। प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी। तो आपको भारत में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है ये बताना है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो उत्तर प्रदेश है या तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है या कर्नाटक है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन इंडिया शुगर केन की बतानी है आपको भारत में। तो इसका सही जवाब है सभी बच्चों का तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। प्रोडक्शन तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। यहां पर तो प्रोडक्शन है। क्या है रे? प्रोडक्शन। यहां पर तो क्या है? प्रोडक्शन। यहां पर प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देसी कपास में गुणसूत्र संख्या बतानी है, क्रोमोसोम नंबर बताने हैं आपको। देसी कपास में 2n बराबर 2x बराबर 13 होते हैं, या फिर 2n 2x 26 होते हैं, या 2n 4x 39 होते हैं, या 2n 4x 52 होते हैं। कितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर देसी कपास में? 2n बराबर 2x बराबर 13, 2n बराबर 2x बराबर 26, 2n बराबर 4x बराबर 39, 2n बराबर 4x बराबर 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो देसी कपास में गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 2x बराबर 26 होती है। कितनी होती है? 2n बराबर 2x बराबर 26। जबकि आप नोट कर ले अमेरिकन कपास में होती है 2n बराबर 4x बराबर 52। ये अमेरिकन में, अमेरिकन कपास में किसमें होती है? अमेरिकन कपास में 2n बराबर 4x टेट्राप्लॉइड होता है अमेरिकन कपास, जबकि देसी कपास डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। गन्ने के लिए वार्षिक वर्षा है। गन्ने के लिए वार्षिक वर्षा बतानी है। कितनी वार्षिक वर्षा गन्ने के लिए सबसे अच्छी रहती है, या वहां पर इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है 30 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर, या फिर 75 से 120 सेंटीमीटर, या 120 से 150 सेंटीमीटर। कितनी आपको वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ने के अगर प्रोडक्शन करना है, कल्टीवेशन करना है? तो इसका सही जवाब है, पूजा का सही जवाब आया है, देवेंद्र का, रितेश का, हर्षवर्धन भी अपन से जुड़ चुके हैं, उसका भी सही जवाब है सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है। 75 से 120 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। गन्ने की वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए गन्ने के लिए? 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीटी कपास को व्यापारिक खेती के रूप में उगाने की अनुमति सरकार द्वारा कब दी गई? यहाँ पर आपको बताना है जो बीटी कपास होती है बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस बोलवर्म कीटों के नियंत्रण के लिए जो ट्रांसजेनिक कपास तैयार किया गया है, उस कपास को उगाने की अनुमति भारत सरकार ने कब दी? 1998 में, या फिर 2000 में, या 2002 में, या 2006 में? कब दी है अनुमति?
तो ये अनुमति जो सरकार ने दी थी भारत में बीटी कपास उगाने की, ये दी थी 2002 में। कब दी थी? 2002 में दी थी। 2002-3 में अनुमति दी, व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की गई। 2002 में अनुमति दी गई, जबकि इसकी व्यवसायिक खेती जो सबसे पहले की गई थी वो की गई थी 1996 में। कब की गई थी? 1996 में। व्यावसायिक रूप से कब की गई थी? 1996 में की गई थी। इसकी चारुल दत्त माई जो है वो बीटी कपास के जनक है। चारुल दत्त माई, भारत में बीटी कपास के जनक कौन है? चारुल दत्त माई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गन्ने में अधिक तापमान से सुक्रोज का रूपांतरण किस में होता है? गन्ने में अधिक तापमान से सुक्रोज का रूपांतरण किस में होता है? किस में सुक्रोज का रूपांतरण होता है? ग्लूकोज में, लैक्टोज में, फ्रक्टोज में, सुक्रोज में। जो सुक्रोज होता है वो वापस ग्लूकोज में बदल जाता है अधिक तापमान से, या लैक्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज, कौन सी शर्करा में बदल जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में बदल जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कपास की वाटर रिक्वायरमेंट बतानी है आपको। कपास की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 45 से 65 सेंटीमीटर, या फिर 25 से 30 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, या 70 से 130 सेंटीमीटर। कपास की वाटर रिक्वायरमेंट बतानी है आपको कितनी होती है? 45 से 65 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, या 70 से 120 सेंटीमीटर। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 70 से 130 सेंटीमीटर। 70 से 130 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है कपास की, या 700 से 1300 mm। नेक्स्ट अपन अगला 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने की ग्रोथ के लिए आपको सूटेबल टेम्परेचर बताना है। यहाँ पर कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, या 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, या 32 से 40 डिग्री सेल्सियस। वर्दी के लिए आपको टेम्परेचर बताना है। यहाँ पर वर्दी के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो वर्दी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। साथ ही आपको बता दें जो इसके अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। जर्मिनेशन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ के लिए, वर्दी के लिए 26 से 30। और इसी समय सर्वाधिक वाटर रिक्वायरमेंट, नमी चाहिए वो 80 से 90% तक नमी की आवश्यकता होती है। 50% तक जर्मिनेशन के लिए नमी चाहिए। और जो लास्ट में जो परिपक्वता के समय जो टेम्परेचर चाहिए, परिपक्वता के समय वो चाहिए 18.6 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 18.6 डिग्री सेल्सियस। और इस समय जो नमी चाहिए वो चाहिए लगभग 70 से 75% नमी होनी चाहिए। दोबारा नोट कर ले, जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो आपको ये बताया। और जो नेक्स्ट जो अगला है कि ग्रोथ के लिए वो 26 से 30, जो इसका सही आंसर है ही। और परिपक्वता के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 18.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट वर्दी के समय, रस बनते समय, उस समय होती है। और क्रॉप में सबसे हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट गन्ने की होती है 1500 से 2500 mm। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, छोटा रेशे वाला कपास किस श्रेणी में आता है? आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो छोटा रेशे वाला कपास है वो कौन सी श्रेणी में आता है। ऑप्शन 1 है 19 mm से कम, ऑप्शन 2 है 30 से 32 mm, 33 से 34 mm, या 34 mm से अधिक। कौन सी श्रेणी में आता है? तो जो छोटे रेशे वाला कपास है उसकी जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है? ये होती है 19 mm से कम वाला छोटे में आता है। किस में आता है? छोटे रेशे में आता है 19 mm से कम वाला। साथ ही आपको बता दें जो मध्य में आता है वो 20 से 22 आता है। मध्य में कितना आता है? 20 से लेके 22.5 mm तक का मध्य में आता है। और 25 mm से अधिक आता है वो लंबे रेशे में आता है। 25 mm से अधिक लंबे रेशे में आता है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, सेकेरम ओपिसिनेरम का उत्पत्ति स्थल बताना है आपको। सेकेरम ओपिसिनेरम का जो नोबेल कैन था, सेकेरम ओपिसिनेरम, टी.एस. वेंकटरमन ने इसका विकास किया था। इसका आपको उत्पत्ति ओरिजिन पैलेस बताना है। कौन सा है? भारत है,
इसका ओरिजिन प्लेस चीन है, ब्राजील है या न्यू गिनी है? सेकेरम ऑफिसिनेरम का आपको ओरिजिन प्लेस बताना है, कौन सा है? भारत है, चीन है, ब्राजील है या न्यू गिनी है? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम का जो उत्पत्ति स्थल है वो है न्यू गिनी। कौन सा है? न्यू गिनी है। इसका डी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है, न्यू गिनी। अगला आपने देखते हैं नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में फसल खरपतवार प्रतियोगिता की अवधि बतानी है आपको। क्रॉप वीड जो कंपटीशन होता है कॉटन में, उसके आपको टाइम पीरियड बताना है, कब होता है, सोविंग के कितने दिन बाद में होता है। तो इसका जो 20 से 30 DAS यानी डे आफ्टर है सोविंग, 30 से 35 DAS या 50 से 60 DAS या 60 से 75 DAS। जो क्रॉप वीड कंपटीशन क्या टाइम बताना है आपको, कौन से टाइम ये कंपटीशन हाईएस्ट होता है। ये कंपटीशन होता है फसल में खरपतवार में पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, प्रकाश के लिए, स्थान के लिए ये कंपटीशन होता है। तो इस कंपटीशन की जो कपास में अवधि होती है वो होती है बुआई के 50 से 60 दिन बाद। कितने दिन बाद होती है? बुआई के 50 से 60 दिन बाद। DS डे आफ्टर सोविंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस को अवरुद्ध करता होता है। एपिकल डोमिनेंस किससे अवरुद्ध होता है? एपिकल डोमिनेंस शीर्ष प्रभाविता गन्ने के अगर पूरे तने को बोया जाए तो केवल ऊपरी भाग ही अंकुरित होता है, निचला भाग अंकुरित नहीं होता है। इसी कारण हमेशा बुआई के लिए ऊपरी भाग का ही काम लिया जाता है। तो एपिकल डोमिनेंस को अवरुद्ध कौन करता है? ऑक्सीन करता है या साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन या इथाइलिन? लगभग सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फटाफट से आप सभी क्लास से जरूर जुड़े। सुबह 7:15 पे ये क्लास होती है। 2 दिन किसी नेटवर्क के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, अब आपको 7:15 पे ये क्लास शुरू होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, 64 नंबर का क्वेश्चन है, कपास के रेशे की परिपक्वता किससे मापते हैं? कपास के रेशे की परिपक्वता किससे मापते हैं? एरिलोमीटर से, माइक्रोनाइट से, टेंट्रोमीटर से या नेफिनेस से? परिपक्वता किससे मापते हैं? कपास की रेशे की परिपक्वता किससे मापते हैं? एरिलोमीटर, माइक्रोनाइरे या टेंट्रोमीटर या नेफिनेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिलोमीटर से। कपास के रेशे की परिपक्वता किससे मापते हैं? एरिलोमीटर से। माइक्रोनाइरे से बारीकता मापते हैं, बारीकता, रेशे की बारीकता। नेफिनेस से मोटाई नापते हैं, मोटाई। और टेंड्रोमीटर मटर की परिपक्वता के लिए, टेंड्रोमीटर मटर की परिपक्वता के लिए। नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में गन्ने की खेती करनी है तो आपको 3 आंख वाले कितने टुकड़े प्रति हेक्टेयर काम में लेने होंगे? गन्ने की राजस्थान में खेती करने के लिए 3 आंख वाले कितने टुकड़े प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, यानी सीड रेट बतानी है राजस्थान की कंडीशन में। शुगर केन की टुकड़े बुआई के लिए काम में लेते हैं 3 आंख वाले, यहाँ पर बताने हैं कितने टुकड़े राजस्थान में 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काम में लेते हैं। 35 से 40 हजार टुकड़े काम में लेते हैं, या फिर 40 से 45 हजार, या फिर 60 से 75 हजार, या 80 हजार से 1 लाख टुकड़े काम में लेते हैं। कितने टुकड़े काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 से 45 हजार टुकड़े काम में लेते हैं। कितने टुकड़े काम में लेते हैं? 40 से 45 हजार टुकड़े काम में लेते हैं 3 आंख वाले। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर का, तंबाकू की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तंबाकू की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी तंबाकू की स्वर्णा है, या फिर भव्या है, या GTH 1 है, या अम्ब्रेला है? कौन सी है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोबैको बतानी है कौन सी है। स्वर्णा है, भव्या है, GTH 1 है, या अम्ब्रेला है? तो इसका सही आंसर आप सबको पता है GTH 1 इसका सही आंसर है। GTH 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला 68 नंबर का क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग से बचाव हेतु सेड्स टुकड़ों को कितने तापमान पर 10 मिनट तक जल से उपचारित करते रहना चाहिए? यानी कि गन्ने की फसल है, लाल सड़न रोग आप जानते होंगे,
कोलेटोट्राइकम फालगेटम नामक कवक से फंजाई से होता है, जिसमें तने में जो तना होता है उसमें लाल रंग की धारियां बन जाती है बीच में। अगर चीर के देखोगे तो लाल रंग की धारियां दिखाई देगी। तो उससे बचाव के लिए कितने तापमान से, चाय पी लो, चाय आ गई है अपने लिए, आप सभी भी पी सकते हो, ठंडी हो जाएगी बाद में। गन्ने के कप को लाल सड़न रोग कोलेटोट्राइकम फालगेटम से बचाव के लिए कितने तापमान पर 10 मिनट तक उपचारित करने से उससे बचाव किया जा सकता है, यानी उस फफूंद को खेत में पहुंचने से रोका जा सकता है, कवक को। तो इसका सही आंसर क्या है? 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 36 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस या 54 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक इसको उपचारित करना चाहिए। एग्रोल एरिटोन भी काम में लेते हैं, आपको बताया था, गन्ने के टुकड़ों को उपचारित करने के लिए। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिकन कपास की आपको सीड रेट बतानी है। अमेरिकन कपास की सीड रेट कितनी काम में लेते हैं? क्या अमेरिकन कपास की सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम काम में लेते हैं, या 15 से 18 किलोग्राम, या 2.5 से 3 किलोग्राम, या 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं? अमेरिकन कपास की सीड रेट बतानी है प्रति हेक्टेयर कितनी? 12 से 15, 15 से 18, या 2.5 से 3 किलोग्राम, या फिर 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं? इसके लिए कितनी सीड रेट काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। जो देसी कपास होता है उसकी थोड़ी बीज छोटा होता है, इस कारण उसकी 12 से 15 किलोग्राम बीज काम में लेती है देसी कपास। और संकर कपास की बीज दर 2.5 से 3 किलोग्राम। संकर कपास और बीटी की काम में लेते हैं 1 से 1.5। बीटी की कितनी काम में लेते हैं? 1 से 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपना। गन्ने की रोपाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वोत्तम मेथड बताना है आपको गन्ने की रोपाई का, ट्रांसप्लांटिंग का, या उसके टुकड़ों को लगाने का समतल भूमि में, या फिर मेड़ों के ऊपर, या ट्रेंच, या फिर रेयुनगल विधि। कौन सी विधि से गन्ने के टुकड़ों की रोपाई करनी चाहिए, यह सर्वोत्तम रहती है? तो मेड़ों और नालियों पर बुआई सबसे अच्छा मेथड होता है। कौन सा होता है? मेड़ों और नालियों के ऊपर सबसे अच्छा मेथड होता है। मेड़ों और नालियों में क्या करते हैं, पहले अपन नालियां बना लेते हैं, उन नालियों में गन्ने के टुकड़ों को लगाया जाता है, जिसकी 2 मेथड होते हैं। एक तो सिरा से सिरा विधि, एक है आंख से आंख विधि। जैसे ये विधि है, ये सिरा से सिरा। आंख के आंख में क्या करते हैं, एक टुकड़ा रख दिया, उसके बाद में देखो इस प्रकार से करते हैं, एक टुकड़ा रख दिया, उसके बाद में इसके इस प्रकार से रखते हैं, यानी पहले टुकड़े की तो आखिरी आंख जो है और अगले टुकड़े की पहली आंख आमने सामने होती है, इस कारण इसको आंख से आंख विधि बोलते हैं। इसमें जर्मिनेशन ज्यादा होता है, क्योंकि इतने एरिया में जो है वो कलिकाओं की संख्या, आंखों की संख्या ज्यादा होती है, इस कारण जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, पौधों की संख्या अच्छी होती है। इस कारण आपको आंख से आंख विधि से टुकड़े लगाने चाहिए। और जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो होता है ट्रेंच या नाली मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने गन्ने की रोपाई यहाँ पर बीच में कर दी, अब क्या होता है, जैसे गन्ना बड़ा होता है तो इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, तो मेड़ के स्थान पर तो नाली बन जाती है और नाली के स्थान पर मेड़ बन जाती है, जिससे क्रॉप की लॉजिंग भी कम होती है। ये सबसे अच्छा मेथड होता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। कल अपन आपके साथ नेक्स्ट जो अगले केस क्रॉप है उनके और क्वेश्चन जो थोड़े रह गए हैं वो अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अपने सभी जो सुपरवाइजर, जेट, ICAR, BHU की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को इस क्लास का लिंक जरूर शेयर करें। तो कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।